में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार बेलगाम होती दिख रही है। रोजाना करीब 10,000 तक नए केस आ रहे हैं। इसमें एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में 9,987 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 2,60,000 के पार निकल गई है। वहीं मुंबई में पॉजिटिव्स की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जून के अंत तक नंबर 1 लाख के पार जा सकते हैं। डिटेल के लिए बात करते हैं संवाददाता दीपाली नंदा से और मुंबई से का भी अपडेट लेंगे। पहले दीपाली, आप ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का टेस्ट नेगेटिव आया है, क्या जानकारी है और इसके अलावा कोरोना पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, एक ये राहत की खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। कुछ ही देर पहले आधिकारिक तौर पर ये सूचना दी गई है। और अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ पर मरीजों की संख्या बदस्तूर जारी है। लगातार हम देख रहे हैं नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर मैं देश की बात बताऊं तो जब से हम लोगों ने अनलॉक फेज 1 की शुरुआत की है तो रोजाना 24 घंटे के हिसाब से देखें तो 10,000 के करीब मामले लगातार आ रहे हैं। इस वक्त देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,65,000 के पार जा चुकी है। अब तक कोरोना की वजह से 7400 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से ये थोड़ी राहत की सूचना दी जा रही है कि जो रिकवरी रेट है इसमें हर हफ्ते इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी देश में करीब 1,30,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात भी दी है। तो इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 50% के करीब पहुंच गया है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों की, यहां पर स्थिति लगातार गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक भी की गई। इस बैठक में एविएशन मंत्रालय के अधिकारी और जो विदेश मंत्रालय है उनके अधिकारी भी शामिल थे। किस तरह से राज्यों के स्तर पर एक माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इस पर चर्चा की गई। और साथ ही साथ मीटिंग में इस बात पर भी फैसला लिया गया कि अब जो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी हर एक राज्य में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाएगी, ताकि जो कंटेनमेंट जोन है इनकी संख्या को कम किया जा सके। और दीपाली, अरविंद केजरीवाल के बारे में खबर आ रही कि टेस्ट नेगेटिव आया है। उनके हालचाल, उनकी तबीयत के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि कल से ही अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेशन में रखा था, क्योंकि उन्हें हल्का बुखार था, गले में खराश थी और खांसी की शिकायत थी। आज उनका जब टेस्ट किया गया और जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। कुछ ही देर पहले ये आधिकारिक सूचना दी गई है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें मनोज जी, तो यहाँ पर लगातार स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। आज DDMA की एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो गई है या नहीं। इस पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां दिल्ली सरकार अंदर खाने ये कह रही है कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है, वहीं जो केंद्र सरकार के अधिकारी इस बैठक में शामिल थे उन्होंने साफ किया कि फिलहाल इस तरह की स्थिति नहीं आई है। तो एक बार फिर से केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में आपसी मतभेद दिखाई दे रहा है। हालांकि बैठक के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो स्टेटमेंट दी उससे दिल्ली वालों की चिंता और भी बढ़ गई है। दिल्ली सरकार का यह मानना है कि अगले 1 से 2 महीने में, यानी कि अगर हम जुलाई आखिर तक की बात करें तो दिल्ली में ही 5.5 लाख कोरोना पॉजिटिव मामले देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जो बेड्स हैं उनकी संख्या भी 80,000 तक की रिक्वायरमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो चुकी है या नहीं, इस पर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सहमति दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपाली। और देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित मुंबई में आज बीएमसी के सीनियर अधिकारी कोरोना संक्रमण से उनकी मौत हो गई। बीएमसी में डिप्टी कमिश्नर शिरीष दीक्षित वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। 54 साल के शिरीष की कुछ दिन पहले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनके घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। शिरीष बीएमसी के पहले अधिकारी हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है। और अब मुंबई का पूरा हाल लेते हैं, हमारी संवाददाता विनया हमसे जुड़ी हुई हैं। विनया, बताइए क्या बड़े अपडेट्स हैं आपके पास?
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें दो बातें हैं। एक तो आज जो गाइडलाइन उन्होंने रिवाइज करी है, सबसे अहम मुद्दा जो है वो ये है कि अब मुंबई में दुकानें दिन भर चालू रह पाएंगी। अगर हम पहले की गाइडलाइन देखें तो शाम को 5 बजे तक ही दुकानों को चालू रखने की अनुमति थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जब से दुकानें खुली हैं तब से हम देख रहे हैं कि मुंबई में लगातार भीड़ दुकानों के बाहर जमी ही पड़ी है। और अब जबकि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों चीजों के लिए दुकानें खुल गई हैं, तब बीएमसी का ये मानना है कि भीड़ इतनी ना हो, और इसी के चलते अब बीएमसी ने ये रिवाइज कर ली है अपनी गाइडलाइंस। अब इसके मुताबिक हफ्ते में 6 दिन सोमवार से शनिवार सुबह से लेकर शाम तक पूरे वर्किंग आवर्स में दुकानें खुली रह पाएंगी। बस एक बात ये है जो अहम है और जो सबको याद रखनी है, वो ये है कि महाराष्ट्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है, जो कि रात के समय का है। रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक महाराष्ट्र राज्य में कर्फ्यू लगा पड़ा है, और इसी के चलते दुकानें 9 बजे के पहले ही बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र की जो रिटेलर्स एसोसिएशन है, उन्होंने अपने दुकानदारों से ये भी कहा है कि दुकानें 7:30-8 बजे तक बंद की जाएं, ताकि जो दुकानों में काम करने वाले लोग हैं वो अपने अपने घरों में रात 9 बजे तक आराम से सावधानी से पहुंचे। दूसरी बात जो कि कायम है, जो इस रिवाइज्ड गाइडलाइन में नहीं बदली गई है, वो ये कि रास्ते के सिर्फ एक तरफ की ही दुकानें एक दिन खुली रह पाएंगी और दूसरे दिन दूसरे तरफ की दुकानें खुली रह पाएंगी। ये जो ऑल्टरनेट डे का अरेंजमेंट महानगर पालिका ने किया है मुंबई के दुकानों के लिए, ये वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बदलाव सिर्फ वक्त के बारे में है। अब पूरा दिन दुकानें शुरू रहेंगी। ये सिर्फ इस चीज के मद्देनजर रखते हुए है कि भीड़ काफी बढ़ रही थी इन दुकानों में पिछले 2 से 3 दिनों में, और महानगर पालिका का ये मानना है कि भीड़ अगर काबू में ना आए तो कोविड इससे ज्यादा फैल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब तक 88,000 से ऊपर केसें रजिस्टर हो चुकी हैं। इनमें से 50,000 से ऊपर कोविड केसेस सिर्फ मुंबई से आई हुई हैं। पिछले 24 घंटों में जो 107 मौतें राज्य में रजिस्टर हुई हैं, इनमें से 61 मौतें सिर्फ मुंबई से हैं। तो मुंबई काफी परेशानी का मामला अभी भी बना दिखाई देता है हमें, और इसी के चलते हुए महानगर पालिका ने अब ये निर्णय ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनया। और मुंबई और दिल्ली 2 बड़ी चिंता की बातें भारत के लिए इस वक्त बनी हुई है, और दिल्ली में इस पर राजनीति भी चली। दिल्ली सरकार का अब एक बार फिर से ये कहना है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होना चाहिए। कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनिल बैजल ने कहा था कि दिल्ली में सबका इलाज होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक इस महीने के अंत तक दिल्ली में 1 लाख और जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केस होंगे। डबलिंग भी अब 12-13 दिन में हो रही है। ऐसे में बेड की भारी किल्लत हो सकती है। वहीं हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड टर्म देने का हक सिर्फ केंद्र सरकार को है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट पता नहीं लग रहा है, और कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हाउस में भी टेस्ट कराया है, तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाए। 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है।
आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने N95 के टक्कर का एक ऐसा मास्क बनाया जो 95% नहीं 95% तक वायरस को फिल्टर करने में सक्षम है। इस मास्क को आप आसानी से धो भी सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने फेस शील्ड भी तैयार की है। लक्ष्मण रॉय ने उनसे खास बातचीत की है। मैं इस वक्त खड़ा हूं विजय चौक पे। जी हां, वही इलाका है जहां पे आमतौर पे हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। जब आज पहुंचा तो यहाँ कुछ लोग मुफ्त में मास्क और ये फेस शील्ड बांटते हुए दिखे, तो मुझे ये जिज्ञासा हुई कि आखिर इसकी खासियत क्या है। तो पता चला कि IITian फाउंडेशन की तरफ से हैं और इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको IIT दिल्ली ने तैयार किया है, फिर बाद में इसे बांटा गया है। तो ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है, इस पर जानेंगे। सबसे पहले ये मास्क इनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये दरअसल N95 मास्क है और इस मास्क की खासियत ये है कि इसको आप जब चाहें इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको आप धुल भी सकते हैं, यानी इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और N95 मास्क के मुकाबले ये मास्क किस तरीके से बेहतर है उसके बराबर है। पहली बात ये वॉशेबल है, आप 50 दिन इसको यूज कर सकते हैं। इसमें 3 लेयर है, एक अब्जॉर्बेंट लेयर है, इनर लेयर है, बीच में माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल लेयर है, आउटर इज वॉशेबल लेयर है। तो ये ट्रिपल लेयर मास्क है दैट सेव्स यू 99% फ्रॉम द बैक्टीरिया वायरस एंड यू कैन इट फॉर लॉन्ग आवर्स। ये कहाँ डेवलप किया है? IIT दिल्ली का प्रोडक्ट है, IIT दिल्ली ने प्रोडक्ट किया है। ये स्पेशली उनका ही सारा डेवलप किया हुआ है। इनफैक्ट इसके भीतर जितने फैब्रिक हैं दे आर डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली टेक्सटाइल डिपार्टमेंट IIT। तो ये मास्क जो है, इस मास्क को क्या आप लोग किस तरीके से पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करें? कोई सेल हो रहा है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? कोई सेल नहीं हो रहा है, ये सब फ्री में। जिन लोगों को भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, स्पेशली मीडिया के लोग हैं जो हर समय एक्सपोज रहते हैं कोरोना वायरस में, तो उनके लिए है। उनको हम लोग सबको फ्री में ये सब दे रहे हैं। चलिए, मीडिया वालों का खास ख्याल आप रख रहे हैं, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो फेस शील्ड है, ये भी मैं देखा आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते, इसकी क्या खासियत है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये फेस शील्ड जो है, जो वायरस है हमारे, वो आँख से भी जा सकते हैं, नाक से भी जा सकते हैं, कान से भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको ऐसे सोचा कि ये पूरी प्रोटेक्शन आपको फेस का दे सके, लाइट हो और बार बार यूज़ किया जा सके, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आएगा और इसको यूज़ करके हम गाड़ी भी चला सकते हैं, हल्के वाहन भी चला सकते हैं। तो जो गरीब ई रिक्शा वाले हैं उनको भी हम लोग दे रहे हैं, जो वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर, या आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसका? नहीं, लोगों को अच्छा रिस्पांस है। और कल अभी आशा वर्कर्स जो गांव में काम करती हैं जाके लोगों के बीच में, कल उनके यहाँ कल हम चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के फेस शील्ड और ये मास्क बांटने से और फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं तो लोगों की बहुत दुआएं लगेंगी, क्योंकि सावधानी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उस सावधानी को बरतने में ये मास्क हो या फेस शील्ड हो कारगर साबित होता है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। दिन की शुरुआत मजबूत हुई, लेकिन ये तेजी थामने में बाजार नाकाम रहा और निफ्टी 10,050 के नीचे बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक ने भी दिन के ऊपरी स्तरों से 900 अंक फिसलकर क्लोजिंग दी। आज तेल, गैस, मेटल, IT शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली है। पीएम के आत्मनिर्भर भारत योजना के ऐलान के बाद स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पीएम के आत्मनिर्भर भारत का बिगुल फूंकते ही छोटे ट्रेडर्स ने न सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि इस पर पहल भी की है। हालांकि बड़े ट्रेडर्स का नजरिया थोड़ा अलग है। भारी इंपोर्ट और लोकल उत्पादों की कम गुणवत्ता ग्राउंड जीरो पर कुछ अलग कहानी बयां कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर के 7 करोड़ से भी ज्यादा छोटे खुदरा व्यापारी विदेशी उत्पादों का मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद नया इंपोर्ट नहीं करेंगे। 10 जून से देश भर में इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए व्यापारी संगठन CAIT ने साबुन, टूथपेस्ट, होम अप्लायंस, खिलौने जैसे 3000 उत्पादों की पहचान की है। वहीं बड़े रिटेलर्स मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल्स, FMCG सेगमेंट में विदेशी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देश में ही हो रही है, जबकि इस कैटेगरी के देसी प्रोडक्ट या तो मार्केट में है ही नहीं या उनकी डिमांड नहीं है। लिहाजा डिमांड के हिसाब से ही वो आगे बढ़ेंगे। हमारे हिसाब से हमारा जितना पॉपुलेशन है और उन्हीं के लिए अगर हमने मैन्युफैक्चर सही ढंग से किया और पूरी प्रेरणा दिया अपने रिटेलर्स को कि बिजनेस में इंडिया में बना हुआ आइटम्स बेचे, तो बहुत से चीज़ें आगे बढ़ सकता है भारत देश में।
हम यही चाहते हैं अपने सभी रिटेलर्स के साथ में बैठ कर के काम करें। वहीं इंपोर्टर्स अभी ये देख रहे हैं कि क्या भारी डिमांड को देसी उत्पादों से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि 60% से ज्यादा पावर इक्विपमेंट, 89% से ज्यादा ओटी उपकरण, 88% मॉनिटर, 95% टेलीफोन के उपकरण, लेदर प्लास्टिक के 80% सामान, 81% खिलौने, 90% अम्ब्रेला स्टिक चीन और दूसरे देशों से आयात किए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या इसका विकल्प जल्द तैयार हो पाएगा। फिलहाल तो इंपोर्टर पहले की तरह ही डिमांड के हिसाब से आयात के पक्ष में दिख रहे हैं। हमारी मार्केट, हमारे कंज्यूमर, हमें सिर्फ हिंदुस्तानी प्रोडक्ट से चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है, जिसमें कुछ जगह में टेक्नोलॉजी चाहिए होंगी, कुछ जगह में बाहर से मशीनें चाहिए होंगी, और इस तरीके से हम अपनी सिक्योर्ड मार्केट में भारतीय माल को बेच के भारतीय लोगों को जॉब दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक नुकसान जो होगा वो है हमारी इंपोर्टर कम्युनिटी। मेड इन इंडिया और स्वदेशी उत्पादों के बीच में ट्रेडर्स अपने हिसाब से फर्क तय कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है क्वालिटी और कॉस्ट, जिसके आधार पर कंज्यूमर अपनी चॉइस तय करेंगे। प्रकाश प्रियदर्शी, CNBC आवाज। दिवाली पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस पर ऑफर्स आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा शायद ना हो पाए। इतना ही नहीं, अगर आप इन्हें खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पहले से ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़े। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, फोन वगैरह के दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री चीन, मलेशिया और ताइवान जैसे देशों पर 80% तक निर्भर है। इस वजह से इंपोर्ट प्रभावित हुए हैं, तो वहीं रुपए में आई गिरावट ने इंपोर्ट महंगा भी कर दिया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडस्ट्री इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कस्टमर पर डालेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट में 8 से 12% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सो वही लाइन के ऊपर चलते हुए फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स जो कि ज़्यादा रनिंग है और लो मार्जिन वाले इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम है, उसमें भी 8 से 10% का प्राइस राइज होने की उम्मीद जताई जा सकती है। देश भर में लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री के सेल्स को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। आमतौर पर मार्च से जून महीने के दौरान एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर इत्यादि की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, पर इस साल ऐसा नहीं हो पाया। मई महीने में अभी धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिमांड्स दोबारा और कंजम्पशन दोबारा मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो मई मंथ में हमें करीबन 25 से 30% कंजम्पशन पिछले साल के मई के मुकाबले देखने को मिले हैं। लॉकडाउन के दौरान सुस्त डिमांड होने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने अब तक दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स की लागत के बढ़ते खर्च का असर आने वाले कुछ महीनों में कीमतों पर दिखना शुरू हो जाएगा। सिल्क सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। और अब बात CNBC आवाज की मुहिम की, जिसके तहत हम उठा रहे हैं देश भर के छोटे कारोबारियों की आवाज जो GST लेट फीस से परेशान हो चुके हैं। इस खास मुहिम के जरिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आर्थिक दबाव झेल रहे छोटे कारोबारियों की GST लेट फीस माफ कर दी जाए। आइए सुनते हैं और आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ छोटे कारोबारियों की दास्तान। पिछले 1 साल से मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, हॉस्पिटल के, और कुछ मेरे प्रोफेशनल प्रॉब्लम थे। तो पिछले 1 साल से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं 1 साल का रिटर्न फाइल नहीं कर पाया हूँ। अगर अब मैं वो रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ तो मुझे और 1 लाख रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। पिछले 2 साल में तकरीबन मैं 80 से 90 हज़ार रुपये पेनल्टी गवर्नमेंट को दे चुका हूँ लेट फीस के रूप में। आप सोचिए, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए की लेट फीस दे चुका है, क्या उसके ऊपर 1,42,000 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट डिडक्शन कहाँ तक उचित है? और उस व्यवसायी की उस वर्ष की कुल इनकम, कुल आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं थी, क्योंकि पार्टनरशिप का बिजनेस था, पहला साल था, लॉस भी हुआ, और जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्रोतों से धन इकट्ठा किया वो पैसा भी सरकार द्वारा लेट फीस में ले लिया गया। किसी व्यापारी पर लाख रुपए की पेनल्टी है, किसी पर 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी है, किसी पर 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी है, 50,000 की पेनल्टी, और कर की राशि जो है वो 25,000 30,000 रुपये में है। तो इसकी वजह से वो आज रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं पेनल्टी की वजह से। कई सारे व्यापारी ऐसे सामने आए जिन्होंने लेट फीस के साथ लाखों रुपए लेट फीस भरने के बाद रिटर्न फाइल करे,
और उनके ऊपर जो आईटीसी मिलनी थी उनको अपने माल पर, वो आईटीसी देर से रिटर्न फाइल करने की वजह से इनएडमिसिबल कर दी गई। असम के तिनसुकिया में सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के गैस के कुएं में आज भयानक विस्फोट के बाद आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते से गैस का रिसाव जारी था, जिसे ठीक करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। विस्फोट के बाद कुएं से गैस लगातार बाहर आ रही है, जिससे आग की लपटें और भी बेकाबू होती जा रही है। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर आग की लपटों को काबू करने का प्रयास कर रही है। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। यदि आप किसी भी व्यापार लेन देन को नोटिस करते हैं या आपके द्वारा जो अधिकृत नहीं है ऐसी लेन देन को नोटिस करते हैं, तो आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।